हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7, जिसका शीर्षक है मेरे बचपन के दिन। इसकी राइटर हैं महादेवी वर्मा जी। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी वर्मा ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति है के सारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति जो सामाजिक रवैया है, विद्यालय की और सहपाठियों छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम महादेवी जी वर्मा का कुछ परिचय है वो देख लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म है 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। यानी महादेवी जी वर्मा ने प्राचार्य के पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी की छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी, जिसमें रेखा चित्र स्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। यानी महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर तो आज़ादी आंदोलन की प्रेरणा है और दूसरी ओर जो भारतीय समाज में जो स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति है उसका बोध कराना है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को ही है। यानी जो हिंदी साहित्य में जो संस्मरण है, जो रेखाचित्र है, उनको ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय है वो महादेवी जी को ही है। उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है एवं शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। यानी जो महादेवी जी वर्मा हैं उनकी जो रुचि है वो पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीय एवं अक्षय करुणा प्रकट करती हुई है और इनकी भाषा शैली एवं स्पष्ट है और शब्द चयन का प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक वर्णन है। अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृति में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती है। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। यानी महादेवी जी वर्मा हैं, उनके परिवार में मतलब 200 साल बाद लड़की पैदा हुई थी जो थी महादेवी वर्मा जी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही प्रीधाम भेज देते थे। प्रीधाम यानी स्वर्ग भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। यानी मेरी मतलब बहुत ही खातिरदारी हुई और मुझे वह सब कुछ नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। यानी लेखिका यहाँ बता रही है कि हमारे परिवार में कोई लड़की नहीं थी, मतलब 200 वर्ष तक कोई भी लड़की नहीं थी। और मेरे बाबा हैं वो मतलब दुर्गा पूजा की थी उन्होंने, क्योंकि हमारी जो कुलदेवी थी वो दुर्गा थी। तो जब मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बहुत ही खातिरदारी हुई और मुझे वह सब कुछ सहन नहीं करना पड़ा जो अन्य लड़कियों को करना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदू का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। यानी मेरी माताजी हैं वो जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई थी। वे पूजा पाठ भी मतलब बहुत करती थी। उनकी जो आस्था थी पूजा पाठ में पहले पहल तो उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ाना सिखाया था। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे।
मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। यानी यहाँ लेखिका कह रही है, महादेवी जी वर्मा कह रही है कि मतलब मैंने पंचतंत्र भी पढ़ा, मैंने संस्कृत भी पढ़ी, लेकिन ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू और फारसी भी सीखूं जो मेरे माता पिता हैं, लेकिन वह मेरे वश की बात नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको, यानी उसके बाद है वो लेखिका को मिशन स्कूल में डाल दिया गया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगता था। यानी वहाँ का जो परिवेश है, जो वातावरण है वो अलग था, और जो वहाँ की प्रार्थना है वो भी अलग थी, तो वहाँ लेखिका का मन नहीं लगता था। जाने में मैं रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर कमरे में हम 4 छात्राएँ रहती थी। उनमें पहली ही छात्रीन सुभद्रा कुमारी मिली। यानी हम छात्रावास के हर कमरे में 4 छात्राएँ रहती थी। उनमें पहली जो मेरी सहेली थी वो सुभद्रा कुमारी मुझे मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई। यानी जो मेरी सहेली थी सुभद्रा कुमारी, वो कविताएं लिखती थी और मैं भी बचपन से ही तुक मिलाती आई। यानी मैं भी कविता है वो लिखती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। यानी जो लेखिका की माँ है वो मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुन जाता था। प्रभाती गाती थी। प्रभाती यानी सवेरा गाए जाने वाला गीत। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुनकर मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना आरंभ कर दिया। यानी जो शाम के टाइम मीरा का कोई पद गाती थी तो सुनकर मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना प्रारंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती है। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित यानी सम्मानित हो चुकी थी। उनसे छिपा कर लिखती थी मैं। यानी जो कुछ लिखती थी वो उनसे छिपा कर ही लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा। यानी उन्होंने जो मेरी डेस्क की जो किताबें हैं उनकी तलाशी ली तो बहुत सा मैटर है वो है बाहर निकल पड़ा। उसमें से तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाली नीची थी, उस डाली पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम, यानी लेखिका यहाँ बता रही है, जो क्रास्थवेट में एक पेड़ था उसकी डाली है वो थोड़ी सी नीची थी, उस पर हम बैठ जाते थे। और जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। यानी उस टाइम एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में जो हम कविता लिखते थे वो उसमें भेज देते थे, जो उसमें छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। यानी उस टाइम हिंदी का काफ़ी प्रचार प्रसार था और मैं यहाँ 1917 में आई थी। इसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्थवेट से मैडम हमको साथ लेकर
जाती थी। हम कविता सुनाते थे, कभी हरिओत जी की अध्यक्ष होते थे, कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। यानी मतलब अलग अलग टाइम अलग अलग अध्यक्ष होते थे। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। यानी लेखिका बता रही है कि हमें मतलब ऐसी बेचैनी सी रहती कि कब हमारा नाम पुकारा जाए, मतलब हम बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। यानी लेखिका बता रही है कि मुझे कम से कम 100 पदक हैं वो मिले होंगे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्शाशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। नक्शाशीदार यानी बेल बूटे के काम से युक्त सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी। कवि सम्मेलन में मैंने उनसे आकर कहा कि देखो ये मिला है। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। यानी सुभद्रा ने कहा कि ठीक है कि अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझे इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा कि कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे, अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा कि और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई खीर तो तुमको बनानी ही होगी। लेकिन सुभद्रा ने कहा कि कटोरा तो चला गया लेकिन खीर आपको बनानी ही होगी। अब तुम चाहे पित्तल की कटोरी में खिलाओ, अब चाहे तुम पित्तल की कटोरी में खुआओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। लेकिन लेखिका को यहाँ मतलब प्रसन्न हो रही थी कि मैंने अपना जो कटोरा है वो बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबून मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था, यानी टाइम मिल जाता था। जुबेन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जिन्नत बेगम। जेबून जब इकड़े तिकड़े या लोकर जिसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टाँके बिना रहा जाता। वाह है देसी कोवा मराठी बोली। जेबून कहती थी कि नैनी उस्तानी जी ये मराठी कोवा मराठी बोलता है, यानी ये जो मराठी कोवा है ये मराठी ही बोलता है। जेबून मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी ही बोलेंगे, यानी हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। उस समय ये देखा में सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेंस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छीन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे।
बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। यानी बेगम साहिबा है वो हमसे कहती थी कि मुझे ताई कहो, लेकिन हम लोग हैं वो उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चाची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। यानी हमारे जन्मदिन तो वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, यानी बिना कुछ खाए पिए रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बांधने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिया कुछ मिलते थे। लहरिया यानी जो रंग बिरंगी जो धारियों वाली विशेष प्रकार की जो साड़ी होती है, वो जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है, या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े इनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। यानी जो ताई साहिबा हैं उन्होंने लेखिका के भाई का नाम मनमोहन रखा और वही नाम आगे चलकर मतलब वही नाम रखा गया, वही नाम रहा। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया। लेखिका कह रही है कि आज की स्थिति को देखकर हमें लगता है जैसे वह कोई सपना था, आज वह सपना खो गया है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और हो जाती। यानी जो महादेवी जी वर्मा हैं वो मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी वर्मा ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति जो सामाजिक रवैया था वो ठीक नहीं था। विद्यालय की जो सहपाठी थी वो छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंग का इस पाठ पे लेखिका ने बहुत ही जो सजीव वर्णन है वो किया है। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।